नमस्कार, स्वागत है आपका एनवी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की, जिसमें आपको बताएंगे कि घाटी में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच कैसे नेताओं के दावे और वादे जारी रहे। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी की तारीफ में क्या कुछ कहा। साथ ही आखिरी सेगमेंट में आपको बताएंगे कि आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारत के किन 2 स्टार बल्लेबाजों को मायूसी हाथ लगी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहीं बुधवार को दूसरे चरण की वोटिंग भी पूरी हो गई। अब तीसरे चरण की वोटिंग बाकी रह गई है, जो 1 अक्टूबर को होगी। वहीं चुनाव के दौरान नेताओं का एक दूसरे पर जुबानी हमला भी लगातार जारी है। पीएम मोदी ने हरियाणा में जम्मू कश्मीर का जिक्र कर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, तो वहीं राहुल गांधी ने जम्मू की चुनावी जनसभा में बीजेपी पर जमकर शब्द बाण चलाए। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने विदेशी डेलीगेट का चुनाव निरीक्षण के लिए आने पर सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अब तक का बड़ा ऐलान भी कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को बधाई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण की वोटिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में मतदान का रिकॉर्ड टूटा, वो भी दुनिया ने देखा। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, वो भी दुनिया ने देखा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उतने उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। राहुल का मोदी सरकार पर हमला। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि आज सेब का पूरा उद्योग अडानी के हाथ में चला गया है। पूरे देश में सारी चीजें अडानी और अंबानी को बांटी जा रही हैं। पहले आपका रोल था, कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अडानी के हाथ में। हिमाचल का सेब अडानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अडानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते अडानी टैक्स,
पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? जम्मू हब है, कश्मीर को, कश्मीर के बिजनेसेस को, कश्मीर के प्रोडक्शन को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ता है। सेंट्रल हब है ये, और इस हब का जो काम था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। इसका जो रोल था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। जम्मू के जो छोटे बिजनेसेस थे, मीडियम साइज बिजनेसेस थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, इनकी रीढ़ की हड्डी बीजेपी की सरकार ने और यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तोड़ दी। नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप कुछ भी कर लो, जब तक जम्मू कश्मीर के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक इस प्रदेश में, इस यूनियन टेरिटरी में रोजगार नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो, जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर है तब तक बाहर के लोगों को फायदा मिलेगा, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको जाएंगे, और जो जम्मू की जनता है, कश्मीर की जनता है, उनको परे कर दिया जाएगा। यह रियलिटी है। विदेशी डेलीगेट पर उम्र का निशाना। उधर विभिन्न देशों के राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल मतदान प्रक्रिया देखने के लिए श्रीनगर के बेमिना क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर पहुंचा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के केंद्र के निर्णय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव भारत का आंतरिक मामला है और मुझे नहीं पता कि विदेशियों के यहाँ चुनाव प्रक्रिया का जायजा लेने, निगरानी करने के लिए क्यों बुलाया जाना चाहिए था। ये तो क्या मजबूरी थी इनको, यहाँ वो आज एक डेलीगेशन आया है बाहर के ये एम्बेसियों से, वो श्रीनगर और बाकी जगहों में इलेक्शन देख रहे हैं। क्या जरूरत थी उनको यहाँ लाने की, सिवाय ये कि वो यहाँ से एक पैगाम भेजना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद उठाए हैं। ये डेलीगेशन जम्मू में क्यों नहीं है? ये डेलीगेशन रजौरी पूंछ में क्यों नहीं है? इस डेलीगेशन को श्रीनगर भेजने का मकसद ही ये था कि ये आपके मतलब आपके बारे में एक गलत राय बाकी दुनिया में फैलाएं, और हमें इस चीज से होशियार रहना पड़ेगा, खबरदार रहना पड़ेगा। इन्होंने वो लोग मैदान में उतारे हैं जिनका आज सही रूप जो है, सही शक्ल लोगों के सामने आ रही है। जिस शख्स ने मुझे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान हराया, आज उसकी असलियत सामने आ रही है। जो आदमी कहता है कि मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कुर्बानियों को सलाम करता हूं, जो आदमी कहता है कि मैं यासीन मलिक की फांसी के खिलाफ अपनी आवाज उठाऊंगा, दोबारा मुझे बताइए नाम ऐसे ऐसे लोगों को वो आज गले मिलता है जो श्रीनगर से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बोर्ड उतारते, जो मीडिया के जरिए यासीन मलिक के फांसी की जो है मांग करते हैं। अब मुझे बताइए ना, अब हम इंजीनियर रशीद से कहने पे जाए या उसके करने पे जाए? कहता है कि मैं मोदी साहब के नए कश्मीर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करूंगा, लेकिन चुन चुन के मैदान में उम्मीदवार वो उतारे हैं जो 5 अगस्त 2019 के बाद सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब के इशारों पे यहाँ पे चले, और वो उम्मीदवार आपके हमसाये में है, चाहे वो सुंबल से हो, चाहे वो बीमा से हो, चाहे वो कहीं और से हो। कहने के लिए जो कहता है मैं दिल्ली के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूं, लेकिन जब तकरीर होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान। दूसरे चरण की वोटिंग के बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इस बार भी
पीडीपी के सहयोग के बिना किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। महबूबा ने कहा, दोनों चरणों के मतदान के फीडबैक से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में जो भी गैर बीजेपी धर्मनिरपेक्ष सरकार बनेगी वह पीडीपी के बिना नहीं बनेगी। उन्होंने घोषणा की, जो भी सरकार बीजेपी के खिलाफ बनेगी पीडीपी उसको सहयोग करेगी। देखिए, जो भी सेक्युलर सरकार बनेगी उस गठबंधन को पीडीपी के बगैर यहाँ कोई गठबंधन सेक्युलर नहीं बनेगा, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। और जो पहले चरण के इलेक्शन हुए हैं उसका जो फीडबैक मिल रहा है और जो आज इलेक्शन हो रहे हैं जो उसका फीडबैक मिलता है, उससे ये कतई साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो भी नॉन बीजेपी सेक्युलर सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। देखिए, सेक्युलर सरकार बीजेपी को बाहर रखने के लिए कोई भी सेक्युलर सरकार बने पीडीपी उसको मदद करेगी। 2 चरणों का मतदान पूरा। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 सीटों पर वोट डाले गए थे। पहले चरण में कश्मीर घाटी की 16, जम्मू संभाग की 8 सीटों पर वोट डाले गए। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर दांव लगा है। यहाँ मतदाताओं ने 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। इन 26 सीटों में से 11 सीटें जम्मू संभाग की तो 15 सीटें कश्मीर क्षेत्र की हैं। ये चरण जहां उमर अब्दुल्ला के लिए खास है तो वहीं बीजेपी के लिए भी अपनी पिछली बार जीती हुई सीटों को बचाए रखने का चैलेंज है। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। इस इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट संयुक्त रूप से कर रहे हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। शो में 2500 से भी ज्यादा स्टॉल लगे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 70 देशों से लगभग 500 विदेशी खरीदारों के आने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति ने सीएम योगी को बताया गेम चेंजर। उत्तर प्रदेश के उत्पादों की चमक अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिखरती हुई नजर आएगी। लोग यूपी के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जान सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। ट्रेड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टिक उठाकर ड्रम भी बजाया, जिसमें उनका साथ देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दिया। इसके बाद सीएम योगी और धनखड़ ने मिलकर ई रिक्शे से कार्यक्रम में लगे हुए स्टॉल का निरीक्षण किया और कलाकारों से बातचीत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह महायज्ञ भारत के लिए हो रहा है। इसमें हर किसी को आहुति देनी है और आहुति देने के लिए हमें संकल्प लेना होगा। साथ ही सीएम योगी की तारीफ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, सीएम योगी यूपी के गेम चेंजर हैं, जिन्होंने स्थितियों को काफी बदल दिया है। महायज्ञ भारत में हो रहा है। ये महायज्ञ विकसित भारत के लिए हो रहा है। ये महायज्ञ की पूर्ण आहुति आजादी की शताब्दी का जब महोत्सव होगा 2047 में तब होगी। इसमें हर किसी को आहुति देनी है और आहुति देने के लिए संकल्प की आवश्यकता है कि हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। We can never put our nationalism above self or political interest. Thank you so much. Nath, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, how to describe him? The largest state of the Union is blossoming and flourishing under his dynamic governance. Yogi ji has turned out to be a game changer for this state, and that will help the nation. I am particularly amazed at his 24/7 watchdog governance. यूपी
में सबसे अधिक एमएसएमई इकाइयां। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी के 75 जिलों में लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं। ये इकाइयां यूपी में कृषि के बाद दूसरे सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा करती हैं। योगी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में जब हमने यूपी में सरकार बनाई थी, हमने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए काम करना शुरू किया और एक जिला एक उत्पाद जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया। एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। 2017 के पहले यह मृत प्राय सा था। इसका अपना एक लंबा इतिहास है। कोई 500 वर्षों से, कोई 300 वर्षों से, कोई 200 वर्षों से, कहीं पे 100 वर्षों से अधिक समय से अलग अलग क्षेत्रों में ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने इन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन आजादी के बाद उचित प्रोत्साहन के अभाव में उन्हें समय पे टेक्नोलॉजी न मिलने, समय पे वह समय के अनुरूप उन्हें उस उचित प्रोत्साहन न मिलने के परिणाम स्वरूप वे लगभग बंदी के कगार पर पहुंच चुके थे। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सभी 75 जनपदों का कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा और उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया, वही आज देश के अंदर ओडीओपी के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यूपी में बन रहा है। सीएम योगी ने जानकारी देते हुए बताया, अगले 5 दिनों तक चलने वाला यह इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट और पोटेंशियल को वैश्विक मंच पर लाने में सफल होगा। सीएम योगी ने कहा कि मौजूदा समय में हमारे पास 7 एक्सप्रेसवे हैं और 6 पर हम कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में 11 एयरपोर्ट कार्यरत हैं और 10 पर काम चल रहा है। सीएम ने कहा कि देश का सबसे बड़ा नोएडा एयरपोर्ट जनपद जेवर में बनकर तैयार हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने कहा आपको, कि न केवल एमएसएमई के अपने बेहतरीन बेस के लिए जाना जा रहा है, बल्कि अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है। मौजूदा समय में हमारे पास 7 एक्सप्रेसवे पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। 6 एक्सप्रेसवे पे वर्तमान में हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट हमारे कार्यरत हैं और 10 एयरपोर्ट पर हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसी जनपद में, जेवर में बनकर के तैयार हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक हम उसे बनाने का लक्ष्य रखते हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे भी इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए बन रहा है। इस वर्ष के अंत तक, दिसंबर 2024 में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के पूर्व इसको भी हम क्रियाशील करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं कि यह अगले 5 दिनों तक चलने वाला इंटरनेशनल ट्रेड शो अपने प्रथम संस्करण की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को
उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विशेषता को और सामाजिक विविधता को वैश्विक मंच तक प्रस्तुत करने में सफल होगा। क्यों खास है इंटरनेशनल ट्रेड शो? दरअसल ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो में दुनिया के 80 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। ये कार्यक्रम 25 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा। ऐसे में नोएडा पुलिस ने यातायात व्यवस्था को ठीक तरह से चलाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही इस शो के आयोजन में वियतनाम मुख्य साझेदार है। इस दौरान निर्माण, तकनीकी, कृषि समेत 2500 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी की जाएगी। इसके साथ 3.5 लाख से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के आने की भी उम्मीद है। स्पेशल रिपोर्ट एनवी न्यूज। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज जारी है। सीरीज का दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाना है, जबकि पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 280 रनों से मात दी थी। लेकिन पहले मुकाबले में विराट और रोहित का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा, जिसका खामियाजा उन्हें आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भुगतना पड़ा। तो वहीं सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में लंबी छलांग मारी है। रिपोर्ट देखिए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली को बड़ा नुकसान। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 280 रन से जीता था। इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किसी का भी बल्ला नहीं चला। इसका खामियाजा अब इन दोनों को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी भुगतना पड़ा है, जहां एक और विराट कोहली तो टॉप 10 से ही बाहर हो गए हैं, वहीं रोहित शर्मा 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हालांकि भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने छलांग मारी है। साथ ही शुभमन गिल को भी हल्का सा फायदा हुआ है। जो रूट का पहले नंबर पर कब्जा बरकरार, केन विलियमसन दूसरे नंबर पर। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 4 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंग्लैंड के जो रूट अभी भी नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हैं। उनकी रेटिंग इस वक्त 899 की चल रही है। वहीं दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन हैं। उनकी रेटिंग 852 की है। न्यूजीलैंड के ही डेरिल मिचेल 760 की रेटिंग के साथ नंबर 3 पर बने हुए हैं। स्टीव स्मिथ 757 की रेटिंग के साथ नंबर 4 पर अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। यानी यहाँ पर पहले जैसे ही हालात हैं, कुछ भी नहीं बदला है। यशस्वी जायसवाल को एक स्थान का हुआ फायदा। इसके बाद बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। भारत के यशस्वी जायसवाल अब एक स्थान की छलांग के साथ नंबर 5 पर आ गए हैं। उनकी रेटिंग 751 हो गई है। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक लगाया था। इसका फायदा उन्हें मिल रहा है। वहीं भारत के ही ऋषभ पंत अब 731 की रेटिंग के साथ नंबर 6 पर हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में दूसरी पारी में शानदार शतक जड़ा था। मोहम्मद रिजवान को भी फायदा। उस्मान ख्वाजा को भी एक स्थान का फायदा हुआ है। वे अब 728 की रेटिंग के साथ नंबर 7 पर हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को भी एक स्थान का फायदा हुआ है। वे 720 की रेटिंग के साथ अब नंबर 8 पर पहुंच गए हैं। मानस लाबुसैन भी संयुक्त रूप से नंबर 8 पर हैं, क्योंकि उनकी भी रेटिंग 720 की है। विराट कोहली टॉप 10 से बाहर। रोहित शर्मा 10वें नंबर पर पहुंचे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को एक ही झटके में 5 स्थानों का नुकसान उठाना पड़ा है। उनकी रेटिंग अब घटकर 716 की हो गई है और वे सीधे 10वें स्थान पर लुढ़क गए हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्हें 5 स्थान नीचे आना पड़ा है। वे अब 709 की रेटिंग के साथ नंबर 12 पर पहुंच गए हैं। अब पाकिस्तान के बाबर आजम उनसे आगे हैं। उनकी रेटिंग 712 की है। वे इस वक्त 11वें स्थान पर ही बने हुए हैं। इस बीच शुभमन गिल को भी हल्का सा फायदा हुआ है। वे 5 स्थान की छलांग लगाकर 701 की रेटिंग के साथ नंबर 14 पर पहुंचने में कामयाब रहे हैं। गेंदबाजी में अश्विन टॉप पर, बुमराह दूसरे स्थान पर पहुंचे। बुमराह को नई रैंकिंग में एक स्थान का फायदा हुआ है। उनके अब 854 रेटिंग अंक हो गए हैं। उन्होंने पहले चेन्नई टेस्ट की पहली पारी में 4 विकेट लिए थे। गेंदबाजों में उनसे बेहतर रैंकिंग सिर्फ रविचंद्र अश्विन की है। ऑफ स्पिनर 871 रेटिंग अंकों के साथ टॉप पर मौजूद हैं। रविंद्र जडेजा को एक पायदान का फायदा हुआ है, जिसके चलते वह 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। शीर्ष 10 में गेंदबाजों में भारत के ये 3 ही खिलाड़ी शामिल हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा को 5 पायदान का नुकसान। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को नई रैंकिंग में 5 पायदान का नुकसान हुआ है। रोहित शर्मा
5वें स्थान से गिरकर 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही विराट कोहली को भी नई रैंकिंग में 5 स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है और वह अब 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि अभी भारतीय टीम को और मुकाबले खेलने हैं। अगर आने वाले मुकाबलों में विराट और रोहित का बल्ला चलता है तो टेस्ट रैंकिंग में फिर से एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क एनवी न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।